हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्ष्य एकेडमी इंदौर। तो आज के इस वीडियो क्लास में हम हमारे हिंदी विषय को आगे बढ़ाएंगे और एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है क्रिया। इट मीन्स वर्ब। जैसा कि हम पिछली वीडियो क्लास में विकारी शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण इन तीनों पर क्लास कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं आपने देखा होगा, समझ में आया होगा। आज के इस वीडियो क्लास में हम चौथे विकारी शब्द की बात करेंगे, क्योंकि 4 विकारी शब्द हैं। चौथा विकारी शब्द है क्रिया। तो शुरू करते हैं। क्रिया शुरू करने से पहले आपको मैं एक क्वेश्चन, आपका नॉलेज टेस्ट करता हूं। आप सिर्फ इतना बताइए मुझको कि राम पुस्तक पढ़ता है, वह नहाता है, राम घर में है और तुम भोपाल में हो। मैं इंदौर में हूं। बस एक छोटा सा टेस्ट है आपके लिए। 5 मैंने वाक्य लिखे हैं, ठीक है। इन 5 को पढ़िए और आप मुझको सिर्फ इतना बताइए कि इन 5 में से कौन सा वाक्य है जिसमें क्रिया है और ऐसा कौन सा वाक्य जिसमें क्रिया नहीं है। जैसा कि हम सामान्य रूप से पढ़ते हैं कि किसी भी कार्य का करना या होना, तो हम क्या उदाहरण लेते हैं? लड़ना, झगड़ना, सोना, जागना, ठीक है ना, दौड़ना, कूदना, उछलना, ये सारी क्रियाएं हैं। तो क्या इनमें आपको दिखता है पढ़ना? आपको दिख गया होगा इसमें। सर इसमें तो क्लियर दिख रहा है पढ़ना क्रिया है। इसमें क्या क्रिया है बेटा? नहाना, ये वर्ब है। आपको समझ में आता है। मगर जो 3 वाक्य मैंने नीचे लिखे हैं, ये इसमें लिखा है कि राम घर में है। क्या इसमें कोई क्रिया है, कोई कार्य हो रहा है? बिल्कुल आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, कोई कार्य नहीं हो रहा, मगर ये भी क्रिया है। ये भी क्या है? क्रिया। ये स्टार लगा दिया। इस बात को आप सोचते हैं कि इसमें क्रिया है ही नहीं। वह घर में है, इसमें जो है शब्द लगा है वो क्रिया है। जैसे तुम भोपाल में हो, इसमें जो हो शब्द लगा है वो क्या है? क्रिया है। और मैं इंदौर में हूं, इसमें जो हूं शब्द लगा है वो भी क्या है? क्रिया। तीनों पे स्टार लगा दिया, क्योंकि आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि इन तीनों वाक्यों में कोई क्रिया है ही नहीं। वास्तव में ये है, हो, ये क्रियाएं हैं। अब ये क्यों क्रियाएं हैं, जरा इसको समझ लीजिए। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं मगर आपने कभी ध्यान नहीं दिया किस बात पे? इसकी परिभाषा पढ़ेंगे तो ही सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसकी परिभाषा क्या है? क्रिया की परिभाषा ध्यान से देखेंगे। जिस शब्द के द्वारा, जल्दी जल्दी लिख देते हैं, जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य का करना अंडरलाइन या होना अंडरलाइन पाया जाए। अब बताइए, आपने बचपन से यही वाली डेफिनेशन पढ़ी है, ऐसे शब्द जिनके द्वारा किसी कार्य का करना या होना। अब ये किसी कार्य का करना तो समझ में आता है आपको कि कार्य करना, झगड़ना, लड़ना, नहाना, खेलना, कूदना, पढ़ना, लिखना, पढ़ाना, ठीक है। मगर ये होना क्या होता है बेटा? तो ये जो होना होता है ना, इसी शब्द की वजह से 1, 2 और 3 ये तीनों क्रियाएं हैं। क्यों है? क्योंकि यहां पर होना का मतलब होता है किसी चीज की उपस्थिति बताना। क्या बताना? उपस्थिति बताना। फॉर एग्जाम्पल, राम घर में है, यहां पर राम की क्या बता रहा है? वो उपस्थिति। और उपस्थिति बताने के लिए एक शब्द लिखा है। तो ये किस रूप में आया है? ये क्रिया के रूप में आया है। पहली बात सुनिए अभी, और आगे समझाता हूं सारी चीजें। तुम भोपाल में हो, जो हो शब्द है ये क्रिया बनकर आया है, क्योंकि उस बंदे की भोपाल में उपस्थिति बता रहा है, ठीक है। और मैं इंदौर में हूं तो मेरी उपस्थिति बताई जा रही है। तो इसीलिए आज इसका मतलब सबसे पहले ये समझेंगे कि बचपन से जो पढ़ा, किसी कार्य का करना तो समझ में आता है। होने का मतलब होता है किसी चीज की उपस्थिति दिखाना, उपस्थिति दर्शाना। ये लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। ये पहली बात हो गई। और अच्छे से समझाता हूं, सारी चीजें प्रमाण के साथ समझाता हूं, ठीक है। अब चलते हैं, इसी है को उठाते हैं। इस है को इसमें उठाइए। राम पुस्तक पढ़ता है। सर ने बोला इसमें भी तो है लगा है, फिर ये है क्या है? यहां पर ये है बन गया सहायक क्रिया। क्या बन गया बेटा? सहायक क्रिया। इसको आप बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। अभी मैं कुछ भी नहीं सिखा रहा हूं, अभी सिर्फ आपका टेस्ट ले रहा हूं, नॉलेज लेवल देख रहा हूं। उसके बाद तीनों वीडियो क्लास जब आप देख लेंगे, दोनों तीनों, तो क्रिया के नाम से आपको कोई डाउट, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा। इसके बाद वह नहाता है, यहां पर क्रिया क्या है? नहाना। फिर ये है क्या है? यहां पर ये बन गया है हेल्पिंग वर्ब। ध्यान रखेंगे, ये है क्या बन गया? यहां दोनों पर, ये दोनों वाक्य में जो है ये लिख देते हैं। ये है जो है ये क्या बन गया है? सहायक क्रिया बन गया है, क्योंकि वहां पर मुख्य क्रिया क्या है? पढ़ना। पढ़ने के साथ पुस्तक का संबंध है।
कर्म का संबंध पढ़ने के साथ है। यहां पर नहाना उसकी मुख्य क्रिया है क्या बता रहा है उसका समय बता रहा है, प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अभी इतने से नहीं सीखेंगे, आगे चलते हैं। अब इतना तो आप नोट कर लीजिए कि ये एक बात सीखें कि किसी का उपस्थिति दिखाना भी क्रिया माना जाता है। एक चीज और सुनिए ध्यान से, यदि ये लिखा है कि राम घर में है, राम घर में है, ये प्रेजेंट टेंस का है। आप इसको पास्ट टेंस में, भूतकाल में भी बदल सकते हैं। राम घर में था तो भी वो उपस्थिति ही दिखा रहा है, मतलब हे आएगा तो भी चलेगा, था थी थे आएंगे तो भी चलेगा। जैसे राम घर में होगा, राम घर में होगा तो भी चलेगा, फ्यूचर टेंस आ गया। ठीक है, राम घर में है, राम घर में था, राम घर में होगा, तीनों में ही आप उपस्थिति दिखा रहे हैं। इसीलिए आज क्रिया की परिभाषा का मीनिंग समझ में आया आपको कि यहां पर होना क्यों लिखा होता है। इतना आप नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको स्टार्ट करता हूं। अब स्टार्ट करेंगे और सारी चीजों को क्लियर करेंगे। तो इतना, अब परिभाषा पे चर्चा करने के बाद हम इसको शुरू करते हैं। कैसे शुरू करेंगे देखिए, सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि आप इसको क्रिया बोलते हैं, क्या क्रिया हिंदी का शब्द है? बिल्कुल हाँ, क्रिया हिंदी का शब्द है, हिंदी में इसको क्रिया बोलते हैं, ये बात आपको मालूम है। एक बात ये भी मालूम है कि इसको इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं, ये भी आपको मालूम है। ये लिख दिया, इंग्लिश में वर्ब और हिंदी में क्रिया। हिंदी में ये क्रिया है, इंग्लिश में इसी को वर्ब बोलते हैं। अब आप ये बताइए संस्कृत में इसको क्या बोलते हैं? ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ये जो क्रिया शब्द है ये वास्तव में बना तत्सम से ही है। संस्कृत की एक धातु क्री, संस्कृत की एक धातु क्री, क्री का मतलब होता है करना या होना। ठीक है, इसी से ये बना है। तो संस्कृत में इस क्रिया शब्द के लिए क्या मिलता है? संस्कृत में मिलता है, इसको आप बोलते हैं धातु। क्या बोल देते हैं इसको संस्कृत में? धातु। फिर से रिवाइज करिए, संस्कृत में इसको क्या बोलते हैं? धातु। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? क्रिया। और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? वर्ब। अब फिर दिमाग में क्वेश्चन आया कि सर ने बोला धातु संस्कृत में बोलते हैं और हिंदी में क्रिया बोलते हैं, इसका मतलब धातु और क्रिया एक ही है। बिल्कुल गलत हो जाएगा, धातु अलग है और क्रिया अलग है। जरा देखिए, ये लिखा मैंने धातु, धातु अलग है और क्रिया अलग है। ये बात अलग है कि हिंदी में क्रिया बोलते हैं और संस्कृत में क्या बोलते हैं? धातु। मगर जो संस्कृत की धातुएं थी जब वो हिंदी में आई तो वो डायरेक्ट नहीं आई, वो उनमें क्या किया गया? उनमें कुछ ना कुछ जोड़ा गया। तो जो जोड़ा गया वो पीछे जुड़ा, पीछे जुड़ने वाला कहलाता है प्रत्यय। क्या कहलाता है? प्रत्यय। तो धातु में जब पीछे ये एरो लगा दिया, प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो वो क्या बन जाता है? क्रिया बन जाती है। तो पहला क्वेश्चन आएगा, पहला क्वेश्चन एमपीएसआई में कहीं भी, क्रिया का मूल रूप क्या है? मूल रूप मतलब ओरिजिनल रूप क्या है जिससे वो बनी है? क्रिया किससे बनी है आखिर? जैसे मैंने बोला पढ़ना, दौड़ना, खाया, पढ़ा, लिखा, लिखेंगे, लिखा कर, ठीक है ना, ये सारी क्रियाएं हैं। ये बना किससे? ये बना है लिख से। कैसे बना है? लिख। लिख से लिखा, लिखूंगा, लिखता हूं, है ना, लिखवाया, लिखा, लिखेंगे, ये जितना भी आप बना रहे हैं सब कैसे बन रहा है? लिख से। तो देखिए, जैसे मैंने लिखा पढ़, पढ़ धातु है, इसमें एक प्रत्यय लगाऊंगा ना। पढ़ में मैंने क्या प्रत्यय लगाया? ना। तो ये बनी अब क्रिया। तो ये जो ना प्रत्यय है, सामान्य रूप से ऐसा भी बोल सकते हैं धातु के पीछे प्रत्यय लगाने से क्रिया बनती है, या फिर इसकी परिभाषा आपको मिलेगी एनसीईआरटी में, धातु के पीछे ना प्रत्यय लगाने से। ये ना ही क्यों बोल रहे हैं? ये ना इसलिए बोल रहे हैं कि इसी से साधारण क्रिया बनेगी। आगे चल के मैं सिखाऊंगा संयुक्त क्रिया, साधारण क्रिया, क्रियार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, अपूर्ण क्रिया, समापिका क्रिया, ऐसे 10-12 भेद पढ़ना है आपको। अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, 3 वीडियो क्लास में आपका पूरा कंप्लीट करेंगे। आप इतना याद रखिए, पढ़ प्लस ना बराबर पढ़ना। तो ये पढ़ना शब्द क्या है? आप बोलेंगे सर ये बना क्रिया। ये क्या बना? क्रिया। तो फिर मैं बोलूंगा ये पढ़ क्या है? तो आप बोलेंगे सर ये तो धातु है। क्या है ये? धातु। फिर ये ना क्या है? आप बोलेंगे सर ये प्रत्यय, अभी आपने बताया। तो पढ़ धातु में ना प्रत्यय लगा दिया तो क्रिया बन गई पढ़ना। अब एक बात और, किसी भी क्रिया की धातु पूछी जाती है कि क्रिया में धातु पहचानिए क्या है। तो जैसे मैं लिखता हूं, पढ़ना, पढ़ना लिख देता हूं जल्दी जल्दी, लिखना, देखना, चिल्लाना, सोना, आना, जाना, घूमना, रटना, मरना, जीना,
बुलाना। ये मैंने सारे शब्द लिखे। अब इन शब्द में आपको क्या छांटना है, धातु क्या है, ठीक है। अब इन सब में तो मैंने ना लिख दिए, ना 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 ना। चलो बिना ना के लिखते हैं, पढ़ता, पढ़ेंगे, पढ़ा, मरता, मरेगा, जीता, ठीक है। आप दुनिया का कोई सा भी शब्द ले सकते हैं, इसमें आपको धातु निकालना पड़ेगी, आपको बताना पड़ेगा धातु आखिर क्या है। जैसे लिखा, लिखा, जैसे गया, जैसे लिखा, आया, आया, जाता, ठीक है। अब ये सारे शब्द मैंने लिखे, इन सब में धातु तो कैसे निकालेंगे, जीना में धातु है जी, कैसे निकालेंगे, जी, ना प्रत्यय है। जैसे ये पढ़ता है तो पढ़ता में धातु क्या है, पढ़, ठीक है ना। जैसे ये पढ़ा, पढ़ा में भी धातु क्या है, पढ़, है ना। जीता, जीता में जी, मरेगा, मरेगा में मर, ठीक है। तो ये धातु होती है जिसके पीछे कोई ना कोई प्रत्यय जोड़ा जाता है तो क्रिया का कोई ना कोई रूप बन जाता है, ठीक है। अब यदि आपको पता लगाना है कि कौन सी धातु सर हम नहीं निकाल पाएंगे, तो एक इसका फॉर्मूला दे रहे हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा, तू के साथ यूज कर लेना उसको। काय के साथ यूज करना, तू के साथ। जैसे इसको यूज करना तो कैसे बोलेंगे, तू जा, तू आ, तू पढ़, तू लिख, तू मर, तू रट, तू लिख, तू आ, तू सो, तू चिल्ला, तू जा, तू घूम, तू रट, तू मर, तू जी। तू के साथ प्रयोग करके देख लेना, तू के साथ जो भी शब्द लगेगा वो धातु होगी। यहां भी क्लियर, ये भी क्लियर हो गया कि क्रिया और धातु अलग अलग होती है। धातु में जब प्रत्यय लगा दिया जाता है तो काय का निर्माण होता है, क्रिया का निर्माण होता है। अब शुरू करते हैं अंदर जाकर क्रिया के भेद, इसको नोट कर लीजिए। तो यहां से अब स्टार्ट करते हैं क्रिया के भेद। सामान्य रूप से क्रिया के भेद आपको कैसे बताना है, देखिए क्रिया के डायरेक्ट भेद नहीं बता सकते, वो दो आधारों पर होते हैं, ठीक है। एक तो संरचना के आधार पर और एक कर्म के आधार पर। अभी समझाएंगे सारा। कर्म का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, इंग्लिश वालों के लिए। संरचना अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, संरचना मतलब अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब कर्म के आधार पर पढ़ेंगे तो दो क्रियाएं आएंगी, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। इसको हम अगली क्लास में बताएंगे। जब सकर्मक में अंदर जाएंगे तो आएगी एक कर्मक, एक कर्मक जिसमें एक कर्म दिखाएंगे हम कैसे पहचानते हैं, और इसको बोलते हैं द्विकर्मक जिसमें दो कर्मक आएगा तो कैसे पहचानेंगे। ये तो हो गया मेन। दूसरा, अब यहां पर संरचना के आधार पर किसी भी पुस्तक में, ध्यान से सुनेंगे, किसी भी पुस्तक में बोला गया संरचना के आधार पर 4 भेद है, 5 भेद है, ऐसा कुछ भी नहीं है। संरचना के आधार पर भेद नहीं होते हैं, जितने रूप मिलते हैं सब वो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही होते हैं। तो आपको ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ मिलेगा कि संरचना के आधार पर 5 भेद, ना ही किसी एग्जाम में पूछेगा कि संरचना के आधार पर कितने भेद होते हैं, ठीक है। जितने रूप क्रिया के हैं मैं अभी लाइन से लिखूंगा, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, क्रियार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, अपूर्ण क्रिया, समापिका क्रिया, ये सारी क्रिया के संरचना वाले भेद है, ठीक है। मगर अब आपके दिमाग में क्वेश्चन है कि हमारे एसआई में तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन करते हैं कि क्रिया के कितने भेद होते हैं, क्रिया के कितने भेद। सर तो बता रहे हैं संरचना के आधार पर कई सारे हैं, नंबर नहीं है, और कर्म के आधार पर 2 हैं, सकर्मक और अकर्मक। तो ध्यान रखेंगे जब भी किसी भी एग्जाम में पूछा जाएगा क्रिया के कितने भेद हैं तो आपका उत्तर हमेशा होगा 2 भेद हैं। कितने भेद हैं? 2। कौन सा वाला बताएंगे आप? सकर्मक और अकर्मक, यही दोनों क्रिया के मुख्य भेद होते हैं। तो ध्यान रखेंगे, इसमें कहीं भी नहीं जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, इसमें क्या क्या आएगा। देखिए पहले नाम लिख लीजिए, और आपको एक वीडियो क्लास में एक एक के बारे में अच्छे से समझना है। जैसे एक को बोलते हैं पूर्वकालिक क्रिया, एक को बोलते हैं संयुक्त क्रिया, एक को बोलते हैं नाम धातु क्रिया, फिर एक का नाम है प्रेरणार्थक क्रिया, फिर एक का नाम है सहायक क्रिया, फिर एक आएगी 6 नंबर पे क्रियार्थक। ये भी ध्यान रखना, ये भी पूछी जाती है आजकल एमपीएसआई में। क्रियार्थक क्रिया क्या है? क्रियार्थक क्रिया भी बोल सकते हैं, इसी को क्रियार्थक संज्ञा भी बोलते हैं। अभी समझाऊंगा तो समझ में आएगा, ठीक है। क्रियार्थक। इसके बाद 7वें नंबर पर लिख रहा हूं समापिका और असमापिका।
समापिका क्रिया और असमापिका क्रिया। एक और होती है अपूर्ण क्रिया। अब ये अपूर्ण क्रिया क्या होती है आपने पहली बार सुना होगा, इसको बताएंगे अपूर्ण क्रिया, क्योंकि किताबों में ये वाला नहीं दिया जाता। ठीक है, तो ये हो गया इतनी क्रियाएं, और भी जो भी याद आएगा हम इसको वीडियो क्लास में आगे बढ़ाएंगे। अब हम आज स्टडी करेंगे, एक तो पूर्वकालिक क्रिया की स्टडी करेंगे, एक संयुक्त क्रिया अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना, सारी चीजों को। फिर उसके बाद अगली वीडियो क्लास में हम ये छोटी छोटी ले लेंगे, फिर तीसरी वीडियो क्लास में हम इन दोनों पे बात करेंगे, क्योंकि ये बड़ा क्रिटिकल है। इसको छांटना बहुत सारे बच्चों के लिए चैलेंज है कि हम अकर्मक क्रिया कैसे छांटें। कभी कोई अकर्मक होती है, कभी कोई सकर्मक। आप जितनी किताबें पढ़ते हैं सब में कोई ना कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, डाउट क्रिएट हो जाते हैं, क्योंकि किताबों में भी मिस्टेक दी होती है। तो आप कोशिश करेंगे कि तीनों क्लास ध्यान से सुनेंगे। इतना चार्ट नोट कर लीजिए आप, ठीक है। इसके बाद आगे की बात करते हैं। एक और लिख लीजिए इसमें, अनुकरणात्मक, अनुकरणात्मक लिख दिया मैंने। अनुकरणात्मक क्रिया, अपूर्ण क्रिया, समापिका असमापिका, क्रियार्थक क्रिया, सहायक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, संयुक्त क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। इसको नोट करिए, एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछी जाती है वो है संयुक्त क्रिया। क्या है वो? संयुक्त क्रिया। इसको जरा ध्यान से समझिए। संयुक्त क्रिया को समझने के लिए दो क्रियाएं एक साथ समझिए। एक होती है साधारण मतलब नॉर्मल, इसी को सामान्य भी बोलते हैं, और दूसरी होती है संयुक्त। तो लिख देता है, इसके साथ हम साधारण पढ़ रहे हैं। साधारण क्रिया क्या होती है सर, पहले ये बता दो, तो हमको फिर संयुक्त समझ में आएगी। संयुक्त ये वाली, ठीक है। एक होती है साधारण। साधारण में सिंपल होता है। साधारण में जब किसी धातु में ना प्रत्यय लगेगा, जो आपने अभी पढ़ा, पढ़ना, लिखना, दौड़ना, भागना, सोना, जागना, ठीक है ना, जीतना, हारना, उठना, उड़ना, कूदना, ये सब सामान्य क्रिया है। तो मैं लिख देता हूं ना प्रत्यय वाली, ना प्रत्यय वाली क्रिया। कौन से प्रत्यय वाली? ना। लिख देते हैं पढ़ना, लिखना, जाना, ठीक है, आना, रोना, सताना, पकाना, दौड़ना। ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, हजारों शब्द होते हैं दुनिया में, हमको समझ में आ गया। जिसमें ना प्रत्यय लगा वो तो सिंपल सामान्य क्रिया। हम अभी सामान्य क्रिया नहीं पढ़ रहे, मगर आपको नॉलेज होना चाहिए कि इसी को सामान्य या साधारण क्रिया भी बोलते हैं, ठीक है। मगर हम अभी कौन सी पढ़ रहे हैं? संयुक्त क्रिया। तो संयुक्त क्रिया ध्यान से पढ़ेंगे। पहले समझिए, ऐसा शब्द आएगा जब लास्ट में क्रिया होती है उसमें एक से ज्यादा क्रियाएं आएंगी। एक से ज्यादा मतलब दो भी आ सकती हैं, तीन भी आ सकती हैं, और कुछ कुछ वाक्यों में चार चार आती हैं। उन्हीं को बोलते हैं संयुक्त क्रिया। क्या बोलते हैं? संयुक्त क्रिया। मतलब वाक्य के अंत में क्रिया के कई शब्द एक ग्रुप में आते हैं, एक से ज्यादा शब्द आते हैं, तो वो संयुक्त क्रिया बनता है। जैसे मैं शुरू करता हूं, 1, 10, 20 उदाहरण दूंगा, आपको सारा समझ में आ जाएगा। 4, 5, 5 करके देखते हैं, ठीक है। जैसे मैंने गाना गा दिया। अब आपने इसमें बोला मैंने गाना, तो गाना गाने वाला कौन है? मैं। मैंने मतलब मैं, तो ये तो कर्ता हो गया। जो क्रिया को करता है उसी का नाम करता है। ऐसे याद करिए, जो क्रिया को करता है उसी का नाम करता है। तो ये तो हो गया भैया कर्ता। कर्ता को इंग्लिश में बोलते हैं सब्जेक्ट, इंग्लिश में भी ध्यान रखिए। ये ऑब्जेक्ट निकालना अभी आपको नहीं आता है, हम अकर्मक के समय सिखाएंगे। ये ऑब्जेक्ट है, अभी इतना याद रखिए कि ये है कर्म। कर्म मतलब ऑब्जेक्ट। अब इसमें आया गा और दिया, ये दो चीजें हैं, ये दो शब्द आए हैं, गा और दिया। तो भैया इसमें दो क्रियाएं हैं। क्यों? क्योंकि गा भी एक क्रिया है, गाना, और दिया भी एक क्रिया है, देना। इंग्लिश में बात करें तो टेक और गिव, देना और लेना। जैसे जैसे मैंने भोजन कर लिया, तुम मुझे रहने दो। 3 लिख दिया मैंने। अब देखें तो ये भी एक क्रिया है, ये भी एक क्रिया है, ये भी क्रिया है, ये भी एक क्रिया है, ये भी क्रिया है, और ये भी क्रिया। पीछे दो दो क्रियाएं आ रही हैं। अब इनमें ध्यान से देखें तो एक क्रिया जो पहले नंबर पे आएगी वो काम की होगी, पीछे वाली तो फालतू में ही आई है। जैसे
यहां बोल रहा है मैंने गाना गाया, तो गाना है मतलब सिंग अ सॉन्ग, ठीक है ना, तो सॉन्ग है तो सॉन्ग के साथ क्या चाहिए, सिंग, ठीक है। तो ये जो गाना था इसके लिए क्रिया क्या चाहिए थी, गा, ये क्रिया चाहिए थी, स्टार लगा दिया। मगर पीछे क्या दे दिया उसने, दिया। क्या वास्तव में किसी को कुछ दिया है, नहीं समझ में आ रहा, तो आप इसको साइड में लेकर आइए। अब मैं बोलता हूं मैंने तुम्हें 1 रुपया दिया, अब समझ में आएगा। मैंने तुम्हें 1 रुपए दिए, अब बताओ क्या है क्रिया, आप बोलेंगे सर देना, क्योंकि आपने रुपए दिए हैं, दिया मतलब टेक और गिव वाला, ठीक है। जैसे मैंने अनाज लिया, अब बताइए मैंने अनाज लिया, लिया मतलब क्या, टेक, टेक मतलब लेना। जैसे मैं ये पेन किसी से ले रहा हूं तो ये लेना हुआ। मैंने पेन लिया, मैंने भोजन दिया, मैंने माताजी को भोजन क्या किया, दिया, दिया मतलब ये ऐसे देना। तो ये दिया और लिया तो क्रिया है, टेक और गिव। फिर यहां पर दिया क्यों आया, क्या यहां पर भी गाना किसी को दिया है उसने, नहीं ना। यहां पर जो गाना है वो उसने गाया है, गाना के साथ आपको देना चाहिए था या गाना चाहिए था, तो गाना तो गाया जाता है। तो बोलेंगे सर गाने का संबंध तो इससे था, क्या यहां पर टेक और गिव हुआ है, क्या यहां पर किसी को कुछ दिया या लिया गया, नहीं। तो ये बिना काम के आ गई, ठीक है, इसको बोलते हैं संयुक्त क्रिया। और देखिए मैंने भोजन कर लिया, मैंने भोजन कर लिया। जैसे भोजन के लिए क्या आएगा, करना, भोजन करना। मगर यहां पर ऊपर देखिए मैंने अनाज लिया, मैंने अनाज लिया, है ना। तो लिया शब्द क्या है यहां पर तो क्रिया है, मगर यहां पर क्या भोजन उसने लिया है, नहीं, भोजन उसने किया है। तो भोजन के साथ जो क्रिया चाहिए थी उस पे स्टार लगा, सर ये चाहिए थी, ये मेन क्रिया है बेटा, इसी को यहां पर बोल देते हैं मुख्य क्रिया। क्या बोलते हैं, जिसकी जरूरत है वो आगे आएगा, वो मुख्य क्रिया होगा। जैसे मैंने भोजन कर लिया, ठीक है, तो भोजन के साथ क्रिया क्या चाहिए थी, कर, मगर फालतू में क्या लगा इसमें, लिया। क्या यहां पर इसने लिया है, नहीं। जैसे एग्जाम्पल अब कॉमन लाइफ में, भैया चाय पिला दो, चाय पिला दो, तो इसमें भी दो आ गया, एक तो पिला और एक दो, दो मतलब दो भी एक क्रिया है, दो भी एक क्रिया। जैसे मुझे मेरा पेन दो, मुझे मेरा पेन दो, दो मतलब देना, दो मतलब देना, ठीक है ना। लो मतलब लेना, लो, ठीक है। तो मुझे मेरा पेन दो, यहां पर देने के लिए आया है, मगर यहां पर क्या बोल रहा है, तुम मुझे रहने, मेन क्रिया क्या है, रहने की बात कर रहा है या किसी से कुछ मांग रहा है, ध्यान से पढ़िए। तुम मुझे रहने दो, तुम मुझे शांति से रहने दो, डिस्टर्ब मत करो, तुम मुझे रहने दो। तो यहां रहने की बात कर रहा है, क्या यहां पर किसी से कुछ मांग रहा है, नहीं। फिर भी फालतू में क्यों आया, दो, ये फालतू आया, ये मेन क्रिया है। और यहां पर मैं बोलूं कि तुम मुझे 10 रुपए दो, ठीक है, तुम मुझे पुस्तक दो, तो ये दो दो जो मैंने बोला ये क्या है, ये क्रिया बन रही है, मगर वहां पर वो क्रिया है, मगर यहां पर मैं क्या ले रहा हूं, ये मैं आपको सपोर्ट के लिए ले रहा हूं, मेन क्रिया क्या है। और ले लेते हैं चौथा एग्जांपल, वह खुशी से नाच उठा। अब बताइए, उठा शब्द पीछे लगा, उठना तो एक क्रिया है, जैसे वह उठता है, वह 5 बजे उठता है। मैं आपसे पूछता हूं क्रिया कौन सी, तो आप बोलेंगे सर सिंपल, 5 बजे उठता है, उठना क्रिया है, ठीक है ना। तो भैया उठा जो आया है वो यहां पर क्या उठने की बात कर रहा है, क्या वो नाचने के बाद उठा है ऊपर, ऐसा तो नहीं है, ठीक है ना। भाग उठा, वह डर से भाग उठा, तो क्या भागा और उसके बाद उठा है कहीं ऊपर, नहीं उठा। यहां पर भी उठा है क्या, सोकर, नहीं उठा। यहां पर मुख्य क्रियाएं क्या है, नाचना और भागना। वह नाच उठा, खुशी से झूम उठा, तो झूमना क्रिया है, उठना क्रिया नहीं है, झूम उठा। तो ये उठा शब्द फालतू में लगा है, ठीक है। फालतू में बोल रहा हूं, इनको भी कुछ ना कुछ कहेंगे, अभी आए हैं तो कुछ ना कुछ काम से आए होंगे, क्यों आए हैं, आखिर आए क्यों। जैसे अब 4-5 उदाहरण मैं और ले लेता हूं इधर, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। 4-5 उदाहरण और लेते हैं। जैसे वह गाया करता है, वह सारा दिन, ये लिख दिया, वह सारा दिन गाया करता है। अब कोई बताए मुझको इसमें कितनी क्रिया है, इसमें भी 2 क्रिया है, और देखा जाए तो 3 क्रिया है, ढंग से देखे तो
गाना क्रिया है, करना क्रिया है, करता, ठीक है ना। जैसे होमवर्क करता हूं, होमवर्क करता हूं, तो करता क्या है वहां पर, करता क्या है, वो वर्ब है, ठीक है ना। होमवर्क को डू लगाते हो इंग्लिश में, डू मतलब करना। और ये है मैंने सबसे शुरू में ही सिखा दिया कि है भी क्रिया है, भले ही यहां पर वो सहायक क्रिया है, मगर है तो क्रिया ही ना, क्रिया के रूप तो है, चाहे सहायक क्रिया हो, संयुक्त क्रिया हो, कोई सा भी हो। तो कितनी क्रिया है, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, तीनों एक साथ आ गई। जब एक से ज्यादा क्रिया के शब्द आएंगे तो वो संयुक्त क्रिया कहलाएगी। ये बात अभी तक समझ में आई है, ठीक है। मगर उनमें जो एक होगा वो ही काम का होगा, दूसरा तो दूसरे तीसरे काम के नहीं होंगे। जैसे वो सारा दिन क्या करता है, करता है क्या, नहीं, वो सारा दिन गाता है ना, गुनगुनाता है, तो ये मेन क्रिया, स्टार लगाया इस पे, ठीक है। जैसे अगला, अगला, राम ने गाना, राम गाना गा चुका, ठीक है। जैसे मैं गजल सुनना चाहता हूं, मैं गजल सुनना चाहता हूं। अब भैया गजल, गजल के लिए क्या चाहिए, क्या गजल को वो चाहता है, नहीं, वो गजल को सुनता है। तो गजल के लिए क्रिया क्या चाहिए थी, सुनना, और एक आ गई फालतू में चाहता, ठीक है। क्या चाहता भी कोई क्रिया है, बिल्कुल है, ये चाहना, मैं उससे चाहता हूं, मैं तुम्हें चाहता हूं, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये चाहना एक क्रिया है, मगर यहां पर वो गजल को चाहता नहीं है, यहां पर गजल को वो सुनता है, ठीक है ना। जैसे मैं पढ़ाना चाहता हूं, अब बताओ, मैंने आपको बोला मैं आपको ऑनलाइन पढ़ाना चाहता हूं, अब इसमें मेरा भाव क्या है, क्या मैं आपको चाहता हूं, नहीं, मैं पढ़ाने की बात कर रहा हूं। तो मुख्य क्रिया क्या है, पढ़ाना, और दूसरा क्या है, चाहना, ठीक है ना। तो यहां पर ये सुनना है, ये मुख्य क्रिया है, तो स्टार लगा दिया, ये फालतू में आई है। अब इतनी देर से सर बोल रहे हैं फालतू में आइए, फालतू में आइए, जैसे अब ये फालतू में आती क्यों है, जैसे एक आप कॉमन यूज में करते हैं, जैसे किसी को बोलते हैं काम कर, तू 5 बजे चौराहे पर आ जाना, 5 बजे आ जाना, अरे तो आ जाना मतलब आपने दो यूज कर लिया, आ और जाना, और कोई होगा तो आएगा और बिना मिले चले जाएगा, बोलेगा तू नहीं तो बोला था तू आ जाना, ठीक है ना। जैसे आपसे किसी ने बोला खा लो, तो इसका मतलब क्या, खा भी लो, मतलब खाओ भी और पन्नी में बांध के ले भी जाओ, तो ऐसा तो होगा नहीं। उसने बोला खा लो, खाना खा लो, मतलब खाने के लिए क्या बोला उसने, खाना खा लो। अब लो भी तो एक क्रिया है, मैं आपसे बोलता हूं 2 किलो आम लो, तो लेना क्रिया हुआ कि नहीं हुआ, टेक और गिव अभी बताया। तो यहां पर क्या खाने को लेने की बात कर रहा है, नहीं, खाने को सिर्फ काय की बात कर रहा है, खा की बात कर रहा है, लो फालतू में लगा है। तो ये सारी क्रियाएं जितना, जैसे मैं एक बात बोलता हूं, मैं बोलता हूं वह मकान में रहता है, वह मकान में रहता है, वह इंदौर में रहता है। आप बताइए इसमें क्रिया क्या है, रहता, भाई इंदौर में एड्रेस दे रहा तो उसके साथ क्रिया क्या आएगी, लिव, ठीक है ना, रहना। तो जैसे मैं बोलता हूं वह निबंध लिखता रहता है। अब बताओ क्या एड्रेस दे रहा है कहीं का, इसी रहता को दूसरी जगह याद करूं, वह इंदौर में रहता है। अब मैं पूछूंगा बेटा वह इंदौर में रहता है, ये रहना क्या है, तो आप बोलेंगे सर ये वर्ब है, क्योंकि रहना बता रहा है, इंदौर में एड्रेस दे रहा है ना वो, ठीक है। और मैं पूछूंगा ये क्या है, इसमें क्रिया, तो आप बोलेंगे सर वह निबंध, तो निबंध के लिए क्या चाहिए, क्या निबंध का एड्रेस दे रहे हो आप कि निबंध कहाँ रहता है, नहीं, निबंध लिखता, मेन वर्ब क्या है, लिखता। तो ये तो काट दें, ये नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम ये पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है, संयुक्त क्रिया। तो जब भी लास्ट में दो क्रियाएं एक साथ लगती हैं, जिसमें पहली वाली जो क्रिया होती है वो मेन होती है, और दूसरी वाली जो होती है वो उसके सपोर्ट में आती है। अब सपोर्ट में आती है तो आती क्यों है, तो आपको ध्यान रखना है 2 चीजों के लिए आती है। एक तो वो उसका समय बताती है, टेंस का मतलब होता है समय, क्रिया प्रेजेंट की है, भूतकाल की है या भविष्यकाल की, या तो इसको बताने के लिए आती है,
और या फिर उसकी विशेषता बताने के लिए आती है, स्पेशल कुछ बनाती है। शुरू से करते हैं, देखो जैसे मैंने खाना, ये अब शुरू करते हैं, गा दिया, गा दिया, है ना। गा के बाद जो दिया बोला इसका मतलब पास्ट टेंस में है, इसलिए वो दिया आया कि अब नहीं गा रहा हूं, मैंने कल ही गा दिया। जैसे आप बोलते हैं ना कि खाना खा लो, तो आप क्या बोलते हैं, मैंने खा लिया, मतलब आप पहले खा चुके हो, पास्ट टेंस बता रहे हो। तो मैंने खाना खा लिया, तो आपने जो लिया बोला उसका मतलब होता है कि आप वो काम कंप्लीट कर चुके हो, तो ये टेंस दिखाने के लिए आया है। फिर मैंने भोजन कर लिया, ये भी टेंस दिखाने के लिए आया है। तुम मुझे रहने दो, तुम मुझे रहने दो, अब ये क्या आया, जैसे तुम मुझे रहने दो, वह खुशी से नाच उठा, तो नाच के बाद जो उठा शब्द लगा है, क्या ये टेंस दिखा रहा है? नहीं, वो जो नाच है उसकी विशेषता बता रहा है, उसको विशेष मीनिंग दे रहा है। मतलब नाच उठा मतलब अचानक नाच उठा, ठीक है, अचानक का भाव दे रहा है वहां पर। तो बेटा ये यहां पर टेंस दिखाने आया है, और यहां पर बात करूं नाच उठा, खिल उठा, तो यहां पर वो विशेषता बता रहा है। विशेषता किसकी बता रहा है? क्रिया की। मगर कोई ज्यादा डिटेल में जाके ये मत बोल देना कि ये क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण नहीं है, वो उसी के साथ आया, ज्वाइंट क्रिया है, वो संयुक्त क्रिया बोलते हैं। अब ध्यान देना, जब वो टेंस बताएगा, देखो इधर टेंस बताएगा, देखो देखिए, राम गाना गा चुका, ये चुका। अब आप बचपन से इंग्लिश में यही पढ़ते हैं, चुका, चुकी, चुके। तो चुका शब्द क्या बताता? पास्ट टेंस बताता है ना, कि वो गा चुका मतलब कल, परसों, नरसों, पहले की बात कर रहा है, तो ये टेंस बता रहा है, ठीक है ना। और ये सुनना और ये चाहना, क्या सुनना और चाहने में कोई टेंस बता रहा है? वो नहीं। सुनना अलग हो गया, चाहना अलग हो गया। जब ये दोनों अलग अलग हो जाएं, टेंस नहीं बताएंगे, तो फिर इसको बोलेंगे रंजक क्रिया। क्या बोलेंगे? रंजक क्रिया। अब मैं एक उदाहरण में दोनों चीजें प्रेजेंट करता हूं, ठीक है, इसको मिटा देता हूं, एक इसको नोट कर लेना, सारा दिन गाया करता है, यहीं पर एक उदाहरण लिखता हूं और आपको समझाता हूं। जैसे जैसे रमेश मुझे जाने दो, एक, ठीक है। रमेश यहां से जा चुका। बस इन दोनों में आप पूरा समझ लेंगे। मैं आपको कुछ नई चीज बताने जा रहा हूं जो नॉर्मली आप ध्यान नहीं देते, किताबों में भी कम ध्यान दिया जाता है। देखो, रमेश मुझे जाने दो, तो क्रिया क्या है? आप कुछ मांग रहे हैं क्या रमेश से? दो नहीं मांग रहे ना, यहां पर दो लगा है मगर वो फालतू में लगा है, जबकि दो भी एक क्रिया। जैसे मुझे 10 रुपए दो, है ना, मुझे एक पुस्तक दो, मुझे 2 पेन दो, ठीक है, दो मतलब दीजिए, ठीक है ना, दीजिए लगा लो उसको, ठीक है। रमेश मुझे जाने दीजिए, जो भी लगाओ आप, सब चलेगा, ठीक है। अब यहां पर जाने दो या जाने दीजिए, ये क्या टेंस बता रहा है क्या? दीजिए या दो से कोई टेंस नहीं बता रहा। वो टेंस कैसे बताते हैं? गया मतलब पास्ट, चुका, रही है, रहे हैं, ठीक है। एक और ले लो तो समझ में आ जाएगा। इसको थोड़ा सा, इसको मैं मिटा रहा हूं, आप नोट कर लीजिए इसको। ये इतने में आप 2 उदाहरण और ले लीजिए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ये मैंने 2 लिया है। फिर से, राम गाना गाता रहता है, ठीक है। वह स्कूल जा रही है, ठीक है। चाय पी लो। अब इन 5 में आपको और समझ में आएगा नई चीजें, ध्यान से देखना। वह स्कूल जा रही है, इसमें एक क्रिया हो गई जा, जो स्कूल के लिए चाहिए वो क्या हो गई? जा। फिर एक और क्रिया पीछे लगी, रही भी एक क्रिया है ना, तो रही का मतलब तो रहना होता है। जैसे वो इंदौर में रहता है, वो इंदौर में 3 साल रही, मैं बोलता हूं वो इंदौर में 3 साल रही, उसके बाद चली गई, तो 3 साल रही क्या है यहां पर? क्रिया। मगर ये जो रही बता रहा है, ये टेंस बता रहा है इसका, मतलब स्कूल जा रही है, ये इसको बता रहा है कि ये अभी भी प्रेजेंट टेंस में, कंटिन्यूअस में, ठीक है। राम गाना गाता रहता है, ये रहना, ये भी क्या बता रहा है? कंटिन्यूअस बता रहा है कि अभी भी गाता रहता है, कंटिन्यूटी, ठीक है। मगर चाय पी लो, तो ये पी मेन क्रिया लगाई, और जो पीछे वाली, क्या ये टेंस बता रहा है? नहीं बता रहा है। लो, ये टेंस नहीं बता रहा, ये तो अलग ही बात कर रहा है। एक बोल रहा है चाय पी, और फिर बोल रहा है लो, तो लेना तो है ही नहीं वहां पर चाय, ठीक है ना। तो अब ध्यान देना मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं इतनी देर से। जो टेंस बताते हैं वो सहायक क्रिया,
और जो टेंस नहीं बताते हैं वो विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, विशेष अर्थ देते हैं किसको, क्रिया को, उन्हीं को बोलते हैं रंजक क्रिया। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि रंजक क्रिया कहां से आ गई, तो ध्यान रखेंगे, फिर से सिखा रहे हैं। संयुक्त क्रिया में मेन क्रिया के पीछे क्या लग सकता है, मेन क्रिया के पीछे या तो रंजक क्रिया लगेगी या फिर सहायक क्रिया लगेगी। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको, उम्मीद करता हूं। या तो रंजक क्रिया लगेगी, जब अलग हटके जाएगा तो रंजक क्रिया, और जब टेंस बताने के लिए आया है तो सहायक क्रिया। इतना आपसे डिटेल में पूछेंगे नहीं, आपसे तो एमपीएसआई पीएससी में सिर्फ इतना पूछेंगे कौन सी संयुक्त क्रिया है, तो संयुक्त क्रिया आप बता देंगे होने लगी, रहने दो, करने दो, जाने दो, आता आता जाता रहता है। मैंने बोला आता जाता रहता है, कितनी हो गई, 4 हो गई। जैसे मैं कभी कभी नाच लिया करता हूं, देखो कितनी हो गई, एक और लिख देते हैं समझ जाएंगे, नाच लिया करता हूं। 1 2 3 4 सारी क्रियाएं हैं, मगर मेन वो बताना क्या चाह रहा है, क्या वो लेने की बात कर रहा है, लिया नहीं, कुछ नहीं लिया उसने, क्या उसने कुछ किया, नहीं किया, वो तो नाचने की बात कर रहा है। मैं कभी कभी सुबह सुबह दौड़ लिया करता हूं, दौड़ 1, लिया 2, करता 3, हूं 4, हूं उपस्थिति दिखा रहा है, तो चारों की चारों, वहां पर हूं क्या है, वहां पर हेल्पिंग वर्ब है हूं, ठीक है, चारों की चारों क्रिया है, मगर मेन क्रिया है दौड़ना। मैं कभी कभी सुबह दौड़ लिया करता हूं, तो दौड़ इसकी मुख्य क्रिया है। ये हो गई आपकी पूरी संयुक्त क्रिया।